Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. It's me Muhammad Irfan Anwar, your chemistry teacher. Well dear students, today we are going to discuss the test number 14 of A plus series MDCAT chemistry. बहुत interesting test है. So let's move towards the discussion of the test. जी तो डियर स्टूडेंट्स, टेस्ट आपके सामने है. टेस्ट का आगाज करते हैं. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एसोसिएटेड है, जिसमें तमाम अहम टॉपिक्स जो हैं उनके पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा. पहला क्वेश्चन जो आप देख सकते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 51. मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं. कहते हैं एलिमिनेशन बाय मोलेकुलर रिएक्शन इन्वॉल्व. एलिमिनेशन बाय मोलेकुलर रिएक्शन E2 की बात कर रहा है. जहां पे वर्ड बाय मोलेकुलर आ गया ना, इसका मतलब है अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मोलेकुलर होता तो SN2, यहां पे एलिमिनेशन है तो E2. वो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पूछ रहा है. बड़ा पॉपुलर, बड़ा फेमस क्वेश्चन. हम जानते हैं कि मोलेकुलरिटी in this case is being explained by the order of the reaction. So मेरे पास जो बीटा ऑप्शन है वो आंसर है. दैट इज सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करते हैं. यूनिमोलेकुलर रिएक्शंस, चाहे वो एलिमिनेशन हो चाहे वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो, वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं, क्योंकि रेट डिटरमिनिंग स्टेप में एक मॉलिक्यूल होता है. वो तमाम केमिस्ट्री मैं रिवाइज कर रहा हूं. एंड बायोमोलेकुलर रिएक्शंस में हमारे पास सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो होती है, क्योंकि एक ही रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है, उसी में हमारे पास दोनों मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं. So beta option is my answer. The second order kinetics will be followed by the E2 reaction mechanisms. Question number 52. Which of the following alkyl halide cannot be prepared direct halogenation of the alkanes? Well, my dear students, famous question है. हम फ्लोराइड्स बनाते हैं, क्लोराइड्स बना सकते हैं डायरेक्ट, ब्रोमाइड्स बनाते हैं, लेकिन आयोडाइड्स डायरेक्ट नहीं बनते. सी ऑन द व्हाइट बोर्ड मैंने इसे सॉल्व भी किया आप लोगों के लिए. ये पॉपुलर क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 52. इसकी एक्सप्लेनेशन आपके सामने इक्वेशन की फॉर्म में मैं कर रहा हूं आपके सामने. अगर मैंने अल्काइल आयोडाइड्स बनाने हो तो पहले मैं दूसरे अल्काइल हैलाइड बनाऊंगा, क्लोराइड बना लूं, ब्रोमाइड बना लूं, फिर उसका मैं सोडियम आयोडाइड यानी सॉल्ट कंटेनिंग द आयोडाइड आयन उससे रिएक्शन करूंगा, तो फिर मेरे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा एंड आई एम गेटिंग द अल्काइल आयोडाइड. सो आई एम नॉट गोइंग टू प्रिपेयर अल्काइल आयोडाइड डायरेक्टली. यही उसका क्वेश्चन था जिसको मैंने आंसर किया है और आपके सामने एक्सप्लेन भी किया है. सो मेरे पास चार्ली ऑप्शन वेरी सिंपल एंड क्लियर आपके सामने जस्टिफाइड है, और ये आपकी बुक में बहुत क्लियर लिखा गया है. MDCAT का बहुत खूबसूरत क्वेश्चन, चार्ली ऑप्शन. Next question, question number 53 students. Which of the following statement does not match correctly? Negative question है, बड़े ध्यान से आंसर करना है. ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज लिखी हैं, देखते हैं क्या कहता है. अगर मैं अल्फा ऑप्शन देखूं तो स्टेटमेंट में कहता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. कंफ्यूजिंग, दिस इज प्रॉब्लमैटिक. ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो पोलैरिटी नहीं होती. ऑर्गेनिक कंपाउंड में डेफिनेटली उस तरह से इंटरमोलेकुलर फोर्सेस नहीं होती जिस तरह इनऑर्गेनिक कंपाउंड में होती हैं. सो ऑर्गेनिक कंपाउंड की फेमस लाइन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कि इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिव टू द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कम होते हैं. ये हाई कह रहा है. सो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है और उसके रिवर्स में इनऑर्गेनिक को लो कह रहा है. ये गलत है स्टेटमेंट. मैं बाकी भी पढ़ता हूं. बीटा ऑप्शन कहता है दे हैव लो solubility in water and high solubility in the non-polar solvent. Definitely we know benzene, carbon tetrachloride because they are non-polar in nature. सही कह रहा है. इसी तरह they have high, उसके रिवर्स में बिल्कुल ठीक कह रहा है. बीटा ऑप्शन ठीक है. चार्ली ऑप्शन दे शो आइसोमेरिज्म because isomerism is a directional property. मैंने MDCAT का एक और MCQ बोला. Isomerism is directional property. This is being shown by all those compound containing covalent compounds, covalent bond. ठीक है, because covalent bond is directional in nature. तो ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है. ठीक है, तो आइसोमेरिज्म शो करते हैं. उसने कहा दे शो आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. आप जानते हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में डिटेल में आप लोगों ने पढ़ा, हमने ए लेवल्स में भी क्लैरिफाई किया था. आइसो मीन सेम, पॉली मीन डिफरेंट. तो हमारे पास क्रिस्टलिनिटी से एसोसिएटेड ये प्रॉपर्टी और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की होती है. सही कह रहे हैं. सो इन तमाम प्रॉपर्टीज में माय डियर स्टूडेंट्स उसका क्वेश्चन था बताएं कि विच डज नॉट मैच करेक्टली. तो अल्फा ऑप्शन मेरा आंसर है क्वेश्चन नंबर 53 में. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर मेरे पास 54 है. इन पाकिस्तान एथेनॉल इज प्रिपेयर्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ मोलेसेस. हाँ, यू नो व्हाट इज मोलेसेस? 60% solution which is obtained as a mother liquor after the crystallization of the sugar. Yes, हम उसको यूज करते हैं. हमने बुक में पढ़ा हुआ है मोलेसेस में हम उसकी फर्मेंटेशन करते हैं, यीस्ट के जरिए बनती है.
अल्कोहल बन जाती है बीटा, स्टार्च ग्रेन से भी बनती है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर, वेरी सिंपल एंड क्लियर। हमने अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब प्रिपरेशन ऑफ एथेनॉल पढ़ी थी तो हमने मोलेसिस से भी बनाया था। अच्छा, एंजाइम्स भी याद रखिएगा, आपको पता होना चाहिए कि इन्वर्टेज जो जाइमेज है और डायस्टेज माल्टेज और जाइमेज है स्टार्च की फर्मेंटेशन में यूज होते हैं। इन्वर्टेज और जाइमेज हमारे पास जब मोलेसिस की फर्मेंटेशन कर रहे होते हैं तो ये दो एंजाइम यूज होते हैं। ये एंजाइम्स भी एमडी कैट के क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। इस सिंपल इंफॉर्मेशन के साथ तमाम रिलेटेड डेटा पता होना चाहिए। वन मोर थिंग विच इज वेरी मच रिलेटेड एंड विच इज बीइंग आस्क्ड इन द एमडी कैट क्वेश्चन प्रीवियसली, वो मैं आपको बता रहा हूं। आपको पता होना चाहिए कि व्हेन यू आर गोइंग टू ब्रेक द सुक्रोज, तो आपके पास एक ग्लूकोज एक फ्रुक्टोज बनता है। व्हेन यू आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय द माल्टोज इनटू द टू पीसेस, यू आर गेटिंग द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज ओनली। तो ये भी पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, डेफिनेटली आपके पास फ्रुक्टोज में हमारे पास कीटोनिक ग्रुप होता है। इस तरह सुक्रोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है और माल्टोज में हमारे पास कीटोनिक ग्रुप होता है। तमाम रिलेटेड डाटा है। बहरहाल ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, क्वेश्चन नंबर 54, जिसका आंसर है चार्ली। इन दोनों तरीकों से बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 55। पेपर आपके सामने आप देख सकते हैं। The type of the compound which contain an open chain of the carbon atoms are called as, very popular definition, without wasting your time you better know, उनको हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, ओपन चेन। अच्छा, बेंजीन रिंग पाया जाए तो एरोमेटिक, अगर रिंग पाया जाए लेकिन बेंजीन रिंग ना हो तो एलिसाइक्लिक। ये तमाम चीजें आपको पता होनी चाहिए, सिंपल क्लासिफिकेशन बेस्ड है, बहुत इंटरेस्टिंग है, मेमोराइज होनी चाहिए, आपने आंसर करना है। यहां पे उसने ओपन चेन का पूछा तो अल्फा ऑप्शन, द एलिफेटिक कंपाउंड्स आर माय आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 डियर स्टूडेंट्स, कहता है ऑल ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ द फिनोल आर ड्यू टू द बेंजीन रिंग एक्सेप्ट, बेंजीन रिंग की वजह से है, और वो कौन सा ऐसा रिएक्शन है जिसमें बेंजीन रिंग की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, देख लेते हैं। अल्फा में कहता है नाइट्रेशन ऑफ फिनोल, व्हेन यू आर गोइंग टू नाइट्रेट द, डेफिनेटली आप नाइट्रेशन कर रहे हैं फिनोल की तो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगता है, बेंजीन रिंग पे बेंजीन रिंग इन्वॉल्व होता है। बीटा इज माय आंसर, रिडक्शन ऑफ द फिनोल विद द जिंक। सी ऑन द व्हाइट बोर्ड, मैंने इसे सॉल्व किया आप लोगों के लिए। माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 56 आपके सामने है। आपके सामने हम बेंजीन की प्रिपरेशन में भी ये रिएक्शन पढ़ते हैं। डेफिनेटली हम जिंक डस्ट के साथ हाई टेंपरेचर पे थोड़ा हीटअप करके फिनोल का रिएक्शन करवाते हैं। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ऑफ द एमडीकैट, फिनोल को कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। तो सिंपल आपके पास जिंक ऑक्साइड बन जाता है, डेफिनेटली यू आर गेटिंग द बेंजीन। अच्छा, इसमें आपके बेंजीन रिंग को तो कुछ नहीं हुआ, इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंगेज हुआ। सो उसका क्वेश्चन ये था कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस ऑफ द फिनोल आर ड्यू टू द बेंजीन रिंग एक्सेप्ट, तो बीटा इज माय आंसर, रिडक्शन ऑफ द फिनोल विद द जिंक। क्लियर है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। सो बीटा ऑप्शन इज माय आंसर। और आप पेपर पे देख सकते हैं कि बड़े डिस्क्रिप्टिव मूड में बाकी तमाम रिएक्शंस को भी एक्सप्लेन किया फॉर योर कन्वीनियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 57, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीफिक्सेस एंड सुफिक्सेस, मैंने कहा था अपने लेक्चर्स में भी बारहा बताया कि एमडी कैट में ये बहुत मायने रखते हैं, आईपैक नेम्स, कॉमन नेम्स और प्रीफिक्सेस एंड सुफिक्सेस आपको सबका पता होना चाहिए। आईपैक मोड में क्या कहते हैं, कॉमन नेमिंग में, ट्रिवियल नेमिंग में, जनरल नेमिंग में क्या कहते हैं, सारा पता होना चाहिए। सो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहा है, उसने एक टेबल दे दी और कहता है कि बताओ कि विच डज नॉट मैच करेक्टली। देखते हैं आईपैक सिस्टम के मुताबिक अल्फा में कहता है अल्कोहल्स हैं तो उनको हम सफिक्स ओल बोल देते हैं, यस, प्रीफिक्स एंड सफिक्स ओल, बिल्कुल ठीक कह रहा है। थायो अल्कोहल्स जिनको मरकैप्टो भी बोलते हैं, वो देखें आपको बता रहा है, इट्स अ हाईली इंफॉर्मेटिव टेबल फॉर यू पीपल। सो सम काइंड ऑफ द क्वेश्चंस आर वेरी मच इंफॉर्मेटिव फॉर योर रिवीजन, दिस इज वन ऑफ देम। बीटा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। चार्ली ऑप्शन में कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड ठीक है, कार्बोक्सिल ग्रुप ठीक है। इक एसिड, माय डियर स्टूडेंट, ओइक एसिड लगाते हैं, OIC, मैथेनिक एसिड कभी भी नहीं बोलेंगे, मैथेनोइक एसिड बोलेंगे, एथेनोइक एसिड बोलेंगे, प्रोपेनोइक एसिड, OIC। कितना ट्रिकी क्वेश्चन है ये। यहां से इस बहुत खूबसूरत सवाल से आपको अंदाजा हुआ होगा कि एमडी कैट में किस तरह से आपको ट्रिक कर सकते हैं। आपने हर क्वेश्चन बड़ा थॉरोली और ध्यान से पढ़ के आंसर करना है। इक एसिड, ओइक एसिड, माइनस सा डिफरेंस है बट ओरिजिनल डिफरेंस। उसने कहा था गलत बताओ, तो यही मेरा आंसर है, इसने गलत कहा है, इक एसिड नहीं ओइक एसिड यूज होता है। चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर। बाकी तमाम स्टेटमेंट्स एल्डिहाइड्स के लिए बिल्कुल ठीक हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, चार्ली ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 57 का मेरा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58,
Which of the following is the correct order of the relative acidic strengths of the alcohol, phenol, water and the carboxylic acid? Well, my dear student, ये बड़ा सिंपल सा आंसर है, बीटा ऑप्शन है, but again I'm going to justify for you on the whiteboard. See on the whiteboard, question number 58, जिसका आंसर बीटा है, आपके सामने मैंने लिख दिया है. कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज्यादा स्ट्रेंथन होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड, देन मिनरल एसिड उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, और मिनरल एसिड्स में से ऑक्सी एसिड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं. रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, इट्स फॉर यू पीपल बिकॉज दिस इज एमडी कैट. ऑर्गेनिक एसिड्स में ठीक है कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक है. के ए वैल्यू डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड्स भी मैंने लिखा है, के ए वैल्यू जितनी ज्यादा होती है, एमडी कैट का एमसीक्यू है, रिलेटेड है, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग. जितनी ज्यादा डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू होती है, के ए वैल्यू होती है, उतना स्ट्रॉन्ग एसिडिक स्ट्रेंथ होती है उस किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की. वॉच दिस. आपके साथ आप देख सकते हैं मैंने के ए वैल्यूज भी लिख दी हैं, लेक्चर में भी बहुत ब्रीफ किया है. देन फिनोल, देन वाटर एंड देन अल्कोहल, 10⁻⁵, देन -10, देन -16 एंड 10⁻18 अल्कोहल्स. ईथर्स अल्कोहल से भी कम होते हैं. अच्छा, एक और बड़ा अहम पॉइंट माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने क्लैरिटी इसलिए की है, ये मैंने अपने लेक्चर में भी बताया था, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है. वॉच दिस. हमारे पास नॉर्मली वाटर ऑफ कोर्स इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स, बट अल्कोहल्स में एक अल्कोहल है जिसे हम मैथेनॉल कहते हैं, मीथाइल अल्कोहल कहते हैं, सिंपलेस्ट अल्कोहल कहते हैं, जिसे हम कार्बिनोल भी कहते हैं, मीथाइल अल्कोहल को हम जीरोन भी कहते हैं. ये तमाम नाम एमडी कैट में एसोसिएटेड, आपको पता होने चाहिए. वो वाहिद अल्कोहल है जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से ज्यादा होती है. सिर्फ एक एक्सेप्शनल केस है. दिस इज एमडी कैट, यू मस्ट बी अवेयर अबाउट द एक्सेप्शनल केसेस आल्सो. मिथाइल अल्कोहल के अलावा जितनी भी अल्कोहल हैं उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से कम होती है, बट मैथेनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से ज्यादा होती है. बाकी इस क्वेश्चन में उसने मुझसे सिंपल स्टेटमेंट पूछी थी, जैसे मैंने जस्टिफाई कर दी है, वो आपके सामने मैंने एक्सप्लेन भी कर दी है, कि वैल्यूज भी बता दी हैं. सो क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर है बीटा ऑप्शन, दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59. द रिएक्शन ऑफ द क्लोरीन विद द मीथेन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ द लाइट. ठीक है, कौन सी लाइट? डायरेक्ट नहीं, डिफ्यूज. हाँ, डिफ्यूज सनलाइट की बात करते हैं. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द लाइट? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लाइट इन द हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स? टू जनरेट द फ्री रेडिकल्स. होमोलिटिक फिशन करता है. हमारे पास हैलोजन एटम, हैलोजन मॉलिक्यूल को तोड़ के हैलोजन एटम्स बनाता है, फ्री रेडिकल्स जनरेट करता है. एंड फ्री रेडिकल्स आर वेरी मच रिएक्टिव. दे आर सो रिएक्टिव, दे आर गोइंग टू रिएक्ट विद द पैराफिन्स, जो कि लीस्ट रिएक्टिव हैं. अल्केन्स हैं, उनके साथ रिएक्शन कर सकते हैं फ्री रेडिकल्स. तो पर्पस या फंक्शन ऑफ द लाइट इज टू ब्रेक द हैलोजन मॉलिक्यूल इनटू इट्स एटम्स, फ्री रेडिकल्स. सो बीटा ऑप्शन इज माय आंसर, वेरी सिंपल एंड क्लियर. मैंने कुछ वर्ड्स बोले, होमोलाइसिस, होमोलिटिक क्लीवेज, और यहाँ पे एक और रिलेटेड एमसीक्यू मैं शेयर कर रहा हूँ. एमडी कैट है, आपकी रिवीजन चल रही है, टेस्ट सेशन है, आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास अगर हम डिफ्यूज्ड लाइट यूज करेंगे तो हम जो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हैं ना, आपके सिलेबस में जो हैलोजिनेशन ऑफ मीथेन की गई है क्लोरीन फ्री रेडिकल की मदद से, तब आएगा. अगर आप डायरेक्ट सनलाइट यूज करेंगे, होमोलिटिक फिशन होगी, होमोलिटिक क्लीवेज होगी, हमारे पास फ्री रेडिकल्स बनेंगे, बट प्रोडक्ट सिर्फ कार्बन, ब्लैक और HCl होगी डायरेक्ट सनलाइट में. डिफ्यूज्ड सनलाइट में यू आर गेटिंग द मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स. तो ये डाटा भी आपने अपने जहन में रखना है, बहुत जरूरी है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 60. Which one of the following factor does not affect the rate of the SN1 mechanism reaction? Nucleophilic substitution reaction unimolecular. अच्छा, कहता है कि नेचर ऑफ द लिविंग ग्रुप, उसने कहा जिस पे डिपेंड नहीं करता. डिपेंड करता है ना नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप पे. अगर लिविंग ग्रुप भी आसानी से जान नहीं छोड़ेगा, बॉन्ड नहीं टूटेगा, तो कैसे रिएक्शन होगा, इफेक्ट होगा. बीटा में कहता है स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइल हैलाइड. ऑफ कोर्स इफ यू आर गोइंग टू गेट द टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स, देन यू आर गोइंग टू गेट द SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म. या आप अगर ऐसे सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड यूज करते हैं कि जिनके साथ बल्की ग्रुप अटैच है, वो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड जिनके साथ बल्की ग्रुप अटैच है, तो वो भी SN1 मैकेनिज्म शो करेंगे. करता है डिपेंड. नेचर ऑफ द सॉल्वेंट ऑफ कोर्स नॉन पोलर है या पोलर है. पोलर मीडियम में SN1 को प्रमोट किया जाता है. Strength of attacking nucleophile is not affecting. Delta is my answer. Why? Because this is the two-step mechanism. और जो rate determining step है, जो पहला step है, जो slow step है, उसमें सिर्फ हमारे पास substrate का molecule होता है. जब tertiary carbocation बन जाता है पहले step में, उसके बाद nucleophile attack करता है. अब nucleophile चाहे weak हो चाहे strong हो, it is going to attack on the carbocation which is tertiary in nature or high bulky secondary in nature. ठीक है. So delta option is my answer कि
SN1 रिएक्शन में, यूनिमोलेकुलर रिएक्शंस में, SN1 रिएक्शंस में strength of nucleophile does not matter. So delta option is my answer. Next question. Question number 61 है students. Which of the following organic compound gives the nucleophilic substitution reaction with the aqueous sodium hydroxide? बहुत interesting question. See on the whiteboard. Aqueous पे focus कीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 61 माय डियर स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है. वॉच दिस. मैंने रिएक्शन लिखा है अल्काइल हैलाइड का विद लेट्स सपोज ब्रोमो ईथेन की बात कर रही है. एक्वस दिस इज द ओरिजिनल थिंग. हमारे पास अगर एक्वस की जगह एल्कोहलिक आ जाता तो फिर मेरे पास सब्स्टिट्यूशन नहीं एलिमिनेशन रिएक्शन होता, फिर मेरे पास अल्कीन्स बनती. बट व्हेन आई एम गोइंग टू गेट एक्वस बेस, इसकी मैं बहुत डिटेल अपने लेक्चर में बता चुका हूं, आपको मैं रिवाइज कर रहा हूं सिंपलेस्ट वे में कि जब हम एक्वस मीडिया यूज करते हैं देन the medium is going to generate a stronger nucleophile. Then a stronger nucleophile is going to replace a weaker nucleophile and we are getting the product alcohols बनते हैं. अगर हम एल्कोहलिक मीडियम में बेस यूज करेंगे तो ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्ग बेसिक रिएक्टर होगा, फिर एलिमिनेशन रिएक्शन होगी जिसको बीटा एलिमिनेशन कहते हैं और अल्कीन्स बनेंगे. बट यहां पे हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है जिसको मैंने शो ऑफ भी कर दिया आपके सामने है. बहुत सिंपल एंड क्लियर. सो क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद द एक्वस NaOH के साथ अल्फा. अच्छा ये तो बड़ा सिंपल आंसर था, आपको मैंने जस्टिफाई कर दिया इक्वेशन से भी. क्लोरोबेंजीन आप बेटर जानते हैं किसका रिएक्शन नहीं होता. एथेनॉल एल्डिहाइड और फिनोल इसकी केमिस्ट्री डिफरेंट है. हमारे पास ऑफ कोर्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो मैकेनिज्म है दैट इज शोन बाय द ब्रोमो ईथेन अल्काइल हैलाइड की बात करें. सो अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 62. स्टेटमेंट है मिथाइल मेथेनोएट एंड एस्टर इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ द ब्रोमोमीथेन विद. बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, इसे मैंने सॉल्व भी किया है पहले. तो क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर है अल्फा. मैंने स्ट्रक्चर देख ली है, मैं आपको जस्टिफाई करता हूं. सी ऑन द व्हाइट बोर्ड. जी तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 62 आपके सामने है. मैंने जो उसकी स्टेटमेंट है उसको लिखा है. उसने मुझे कहा स्टेटमेंट में कि मेरे पास एक एस्टर बनाना है, उसने उसका नाम दिया है. ये जो नाम है बहुत इंटरेस्टिंग है, इस नाम को समझेंगे तो आप रिएक्शन की केमिस्ट्री समझ सकेंगे. उसने मुझे कहा मीथाइल मेथेनोएट. मीथाइल मेथेनोएट आप देख रहे हैं मैं किसको मार्क कर रहा हूं अल्काइल चेन ये. एंड देन हमारे पास कार्बोक्सिलेट आयन जो भी हो, एसीटेट हो, मेथेनेट हो, प्रोपेनोट जो भी हो, प्रोपेनोएट हो जो भी हो, आपने जो अल्काइल चेन है उसको यहाँ पे देखना ऑब्जर्व करना है. उसने मुझे कहा कि ये किससे रिएक्शन करेगा और हमारे पास उसने कहा था कि ब्रोमो मीथेन है, इट्स गोइंग टू रिएक्ट टू जनरेट मिथाइल मेथेनोएट. किससे? तो मैंने ये आपके सामने रिएक्शन करके भी बता दिया है कि कैसे मेरे पास एक नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंड दिस इज गोइंग टू बी रिप्लेस्ड टू जनरेट अ डिजायर्ड प्रोडक्ट दैट इज मिथाइल मेथेनोएट. सो रिएक्शन आपके सामने एक्सप्लेन करने का पर्पस ये था कि आप जस्टिफाई कर सकें, ये आपके सामने प्रेजेंट कर दिया गया है. सो क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर अल्फा है. बहुत सिंपल बहुत क्लियर लेकिन वर्थ रिवाइजिंग, इसलिए मैंने रिवाइज किया है. और आप देखिए मैंने नाम पे फोकस किया है क्योंकि जब तक आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नेम की नहीं होगी आप इसके रिएक्शन को डिजाइन नहीं कर सकते. सो दैट वाज द अल्फा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 62. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 है. ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट SN2 mechanism, nucleophilic substitution bimolecular mechanism, except. अच्छा वो कहता है कि तमाम फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं सिवाय नेचर ऑफ द लिविंग ग्रुप इफेक्ट करती है, स्ट्रक्चर ऑफ द अल्काइल हैलाइड्स बिल्कुल प्राइमरी है तो ज्यादा फेवर करेंगे ना SN2 में. चार्ली में कहता है स्टेरिक हिंड्रेंस, ऑफ कोर्स जितनी ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगी फिर SN2 की रिएक्टिविटी डिस्टर्ब होगी, वो SN1 की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. हम क्यों कहते हैं कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म प्रोसीड करता है? क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस मिनिमम होती है. जैसे जैसे स्टेरिक हिंड्रेंस मैक्सिमम होती जाती है, ज्यादा होती जाती है, तो हमारे पास 1 स्टेप में जो रिएक्शन होता है वो फिर 2 स्टेप में कन्वर्ट होता जाता है. इसलिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले वर्ड बोला था कि सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड जिनके साथ स्मॉल ग्रुप्स अटैच हों वो SN2 करते हैं और जिनके साथ बल्की ग्रुप्स अटैच हों वो SN1 करते हैं. कंप्लीट रिवीजन तो चार्ली भी डिपेंड करता है. ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज द अल्टीमेट रिजल्ट. It is not going to affect the reaction. Delta option is my answer. Order of the reaction you are observing after the reaction what is happening experimentally. So इस पर dependence नहीं है. Delta option is my answer. Question number 64 dear students. The weakest acid among the following is अच्छा methanoic acid, carbolic acid, benzoic acid and ethanoic acid. Well my dear students अगर आप इन तमाम question number 64 के options को देखें तमाम एसिड्स नाम के साथ लिखा हुआ है बट कार्बोलिक एसिड
is not an acid, it is acidic in nature. अभी मैंने बताया था फिनोल को बोलते हैं कार्बोलिक एसिड, और अब से थोड़ी देर पहले मैंने उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी जस्टिफाई किया था. ऑर्गेनिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड जो कि जेन्युइन कार्बोक्सिलिक एसिड है, जिनके साथ COOH ग्रुप अटैच होता है, वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं. उसके बाद फिनोल का नंबर आता है. अब जब मैथेनोइक एसिड की बात कर रहे हैं, एथेनोइक एसिड की बात कर रहे हैं, बेंजोइक एसिड की बात कर रहे हैं, दे आर एसिड्स, COOH ग्रुप अटैच है. इन सब में जो कार्बोलिक एसिड है, जो फिनोल है, दैट इज नॉट एसिडिक इन नेचर. सो मेरे पास जो आंसर है बीटा ऑप्शन है. एक और इंटरेस्टिंग बात डियर स्टूडेंट्स सुन ले, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है. अगर हम एलिफैटिक एसिड्स की बात करें तो उनकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ती जाती है, एसिडिक स्ट्रेंथ उनकी कम होती जाती है. मिसाल के तौर पे मैथेनोइक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, एसिटिक एसिड जो है वो उससे वीकर है देन प्रोपेनोइक एसिड है. गॉट इट? तो ये ट्रेंड भी आपने डिटेल में पढ़ा हुआ है, आपको पता होना चाहिए. अच्छा, दूसरी बात, जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ती जाती है, एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जो हैं उनकी एक तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कोर्स कम होती जाती है, दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड भी वीक होता जाता है, जिसकी वजह से सोलबिलिटी भी कम होती जाती है. सो ये तमाम रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, एमडी कैट के क्वेश्चन से आपको आने चाहिए. बहरहाल ये क्वेश्चन बहुत आसान था. बीटा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर था. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65. All of the following are the aromatic compounds except. Very simple, you can see on the whiteboard. Question number 65. जो उसने नाम बोले हैं वो मैंने लिख दिए हैं. स्ट्रक्चर, एरोमेटिक कंपाउंड्स हम किसे कहते हैं अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एफएससी में और लेवल्स में, जिनमें बेंजीन रिंग पाया जाता है कंपाउंड्स में, दे आर एरोमेटिक इन नेचर. अच्छा, यहां पे एक और फैक्टर है. एरोमेटिसिटी डज नॉट मीन इन फैक्ट यू आर गेटिंग द बेंजीन रिंग. आपके पास कॉन्जुगेशन यानी रेजोनेंस यानी डीलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होनी चाहिए. इसको जस्टिफाई करने के लिए स्ट्रक्चर देखें. एनिलीन, यहां पे तो सिंपल आप डिफाइन कर लेंगे कि यार बेंजीन रिंग पाया जाता है, दिस इज एन एरोमेटिक कंपाउंड. स्टायरीन का स्ट्रक्चर लिख दिया जिसे विनाइल बेंजीन भी बोलते हैं, एरोमेटिक नजर आ रहा है. व्हाट अबाउट थायोफीन? यस, दिस इज एरोमेटिक. बिल्कुल इसी तरह फ्यूरेन, ठीक है ना, बिल्कुल इसी तरह हमारे पास पायरोल. स्ट्रक्चर आपकी बुक में लिखे गए हैं, दे आर एरोमेटिक इन नेचर. व्हाई? बिकॉज ऑल्टरनेटिव सिंगल डबल सिंगल, यहां पे कोई डबल बॉन्ड तो नहीं है, बट सर देयर इज अ लोन पेयर ऑन सल्फर एटम डेफिनेटली व्हिच इज गोइंग टू फंक्शन एज एन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, और यहां पे इसकी रेजोनेंस होती है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड आ जाती है, कॉन्जुगेशन आ जाती है, एरोमेटिसिटी पाई जाती है. एरोमेटिसिटी इनफैक्ट मींस द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ड्यू टू द डीलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड. सो दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक कंपाउंड. और यहाँ पे एक और बात मैं वादे कर रहा हूं, फ्यूरेन की बात कर दे, ऑक्सीजन आ दे, दिस इज एन एरोमेटिक कंपाउंड. NH लगाओ, जैसे कि बुक में एग्जांपल है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर हो तो वो भी एरोमेटिक है. शर्त ये है कि ऑल्टरनेटिव केस में सिंगल डबल, और ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ही है ना, पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो कि आपके सामने डीलोकलाइज कर रहा है. हाँ, 1,3-हेक्साडाइईन जो है, दिस इज नॉट एरोमेटिक इन नेचर. वी आर नॉट कंसीडरिंग द एरोमेटिक नेचर. इट्स ऑल अबाउट द हकल्स रूल which is not the part of your MD-CAT even FS in A levels, so I'm not going to describe that. कंफर्म कर लें, इसलिए मैं आपको जस्टिफाई कर रहा हूं. आपको जारी तौर पे कंजुगेशन तो नजर आ रही है, बट दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ कंप्लीट एरोमेटिसिटी बिकॉज ऑफ अ सर्टेन रूल जो कि हम डिस्कस नहीं करते. आपको बाकी चीजों का क्लैरिटी होनी चाहिए, पता होना चाहिए, जो कि आपके सामने जस्टिफाई कर दिया गया. सो माय ऑप्शन इज द 1,3-हेक्साडाइईन. स्ट्रक्चर्स बना दिए. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 66. Which of the following alkene does not follow Markovnikov's rule? What is Markovnikov's rule? The addition, lactophilic addition होती है, alkenes में भी होती है, alkynes में भी होती है. किसकी? When an unsymmetrical reagent is added to an unsymmetrical alkene or alkyne, दोनों का अनसिमेट्रिकल होना जरूरी है. फिर मार्कोवनिकोव रूल फॉलो होगा, देन पॉजिटिव पार्ट गो टू द कार्बन कंटेनिंग मोर हाइड्रोजन, देन नेगेटिव पार्ट गो टू द कार्बन कंटेनिंग लेस हाइड्रोजन एटम. ऑफ कोर्स ये हम जानते हैं, बट मेन चीज है जिसकी बेसिस पे उसने एमडी-कैट का क्वेश्चन बनाया है, उनका सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल होना. मैंने क्वेश्चन नंबर 66 के आंसर को तमाम ऑप्शंस को देके जस्टिफाई किया. बीटा ऑप्शन इज माय आंसर, और आप लोगों के लिए मैं एक्सप्लेन इस तरह कर रहा हूं. सी ऑन द व्हाइट बोर्ड. क्वेश्चन नंबर 66 आपके सामने है. मैंने जो उसने स्ट्रक्चर दिया 2,3-डाइब्रोमो एंड 2-ब्यूटीन, मैंने स्ट्रक्चर बना दिया, आपके सामने है. अगर आप देखें, अगर आप इसको डबल बॉन्ड से कट करते हैं तो ये दो बिल्कुल एक जैसे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. इसका मतलब ये जो कंपाउंड है ये सिमेट्रिकल है. एंड व्हेन कंपाउंड इज सिमेट्रिकल डज नॉट मैटर यू आर गेटिंग एन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट. इफ यू आर गेटिंग अ सिमेट्रिकल कंपाउंड देन नो मार्कोवनिकोव्स रूल विल बी फॉलोड. क्लियर हो गया. सो आपके सामने स्ट्रक्चर है. क्वेश्चन नंबर 66 को मैंने आंसर किया, जस्टिफाई किया, और अगर आप इसमें ऑप्शंस को देखते हैं तो बीटा ऑप्शन इज माय
आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, which one of the following does not show the geometrical isomerism? Well, my dear students, मैंने अपने लेक्चर में भी बताया था, प्रीवियस टेस्ट के डिस्कशन में बताया था, मैं दोबारा रिवाइज करता हूं। अल्काइंस तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, हाँ नहीं करते। रिवाइज कर रहा हूं, कंसर्न पॉइंट्स हैं, याद रखिएगा। हमारे पास स्टेरिक जो हमारे पास उसकी ज्योमेट्री रोटेट करती है ना, इस वजह से अल्केन्स भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का दूसरा नाम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी होता है, जिसका तीसरा नाम कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म भी होता है। तो ये नहीं शो होता। सारी अल्कीन्स भी नहीं करती। वो अल्कीन्स जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें डबली बॉन्डेड कार्बन, वो कार्बन जो डबली बॉन्डेड हो, अगर किसी एक भी डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ दो सिमिलर एटम्स या ग्रुप्स अटैच होंगे तो वो भी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, वो भी ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो ये बात भी ज़हन में रखनी है। सो अगर मैं इसको आंसर करता हूं क्वेश्चन नंबर 67 को, तो मेरे पास 1 पेंटीन इज माय आंसर, डेल्टा ऑप्शन। 1 पेंटीन का स्ट्रक्चर अगर आप इमेजिन करें तो डबली बॉन्डेड कार्बन, एक डबली बॉन्डेड कार्बन जो कार्बन नंबर 1 है, उसके साथ 2 हाइड्रोजन एटम लगे हुए हैं, CH2, यानी दोनों सिमिलर एटम्स लगे हुए हैं। इस वजह से वो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग फॉर यू, बिकॉज दिस इज एम्प्टी कैट, माय डियर स्टूडेंट्स, साइक्लोअल्केन्स जो कि सब्स्टिट्यूटेड होते हैं वो भी ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो करते हैं। एफएससी में इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट इन ए लेवल्स इट इज बीइंग एक्सप्लेन्ड। सो आपको तमाम चीजों का पता होना चाहिए, मैं रिवाइज कर रहा हूं। अल्काइंस ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। अल्केन्स मतलब एलिफेटिक ओपन चेन नहीं करते। साइक्लोअल्केन्स जो कि सब्स्टिट्यूटेड हैं वो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो करते हैं। और अल्कीन्स में माय डियर स्टूडेंट्स, वो अल्कीन्स के जिनमें डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ अगर किसी एक भी कार्बन के साथ दो सिमिलर ग्रुप अटैच हो जाए तो वो भी ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। उसके अलावा बाकी अल्कीन्स ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो करती हैं, क्योंकि पाई बॉन्ड रिस्ट्रिक्ट कर देता है फ्री रोटेशन को, तो लोकलाइज कर देता है ग्रुप्स को। ये तमाम केमिस्ट्री अपने ज़हन में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर डेल्टा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? देखते हैं। By the reaction of the ethanol with the XX concentrated sulfuric acid at 180 degree, ethene is formed. बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स। अल्कोहल का अगर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो कि एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे यहाँ पे काम कर रहा है, 180 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन कराएं हाई टेम्परेचर पे, तो एक ही अल्कोहल के मॉलिक्यूल में से अल्फा कार्बन से OH, उसी मॉलिक्यूल में बीटा से हाइड्रोजन एलिमिनेट होती है, अल्कीन्स बनती हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बीटा ऑप्शन में कहता है बाय द रिएक्शन ऑफ XX एथेनॉल विद द कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक, टेम्परेचर डाउन कर दिया तो ईथर्स बनेंगे। बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट्स ठीक हैं। चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 में अगर आप वही कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हाई टेम्परेचर पे अल्कोहल का रिएक्शन कराएंगे तो एक ही मॉलिक्यूल में डिहाइड्रेशन होगी, अल्कीन्स बनेगी। और अगर लो टेम्परेचर 140 पे अगर आप रिएक्शन करवाएंगे तो दो मॉलिक्यूल्स में से एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, डिहाइड्रेशन होगी और रिजल्टेंट प्रोडक्ट ईथर्स बनेंगे। मैंने इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है आपके सामने, दोबारा रिवाइज कर दिया है। चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर। क्वेश्चन नंबर 69, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्कीन्स कैन एग्जिस्ट इन सिस इन द ट्रांसफॉर्म? वही क्वेश्चन आया जिसको अभी जस्टिफाई किया, ध्यान से देखते हैं। अगर मैं अल्फा में देखता हूं तो अल्फा तो नहीं करेगा, क्योंकि डबली बॉन्डेड कार्बन जो अल्फा ऑप्शन में उसमें कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन अटैच है, तो ये तो नहीं करेगा। बीटा ऑप्शन इज माय आंसर, बीटा करेगा। उसने कहा था बताएं कौन सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स बनाएगा, शो करेगा, तो बीटा ऑप्शन कर रही है, अल्फा नहीं करती। अगर मैं चार्ली में देखता हूं तो सेम कॉन्सेप्ट, एक डबली बॉन्डेड कार्बन जो आप देख रहे हैं उसके साथ दो सिमिलर एटम अटैच है, हाइड्रोजन CH2। अगर डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ दो सिमिलर एटम अटैच हो तो ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म शो नहीं होता। क्लियर है? इसी तरह डेल्टा में भी आप देख सकते हैं कि सिमिलर ग्रुप्स आ गए ना, दो डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ सिमिलर ग्रुप्स आ गए हैं, सो डेफिनेटली ये भी नहीं शो करेगा। सो माय आंसर इज द बीटा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 69 बीटा ऑप्शन। ये उस तमाम डिस्कशन का एक अनदर प्रैक्टिकल आंसरिंग क्वेश्चन आ गया जो कि हमने किया। क्वेश्चन नंबर 70, द टाइप ऑफ अल्काइल हैलाइड्स इन विच द हाइड्रोजन ग्रुप इज अटैच्ड विद सच कार्बन एटम विच इज फर्दर अटैच्ड टू द 3 कार्बन एटम्स। पॉपुलर क्वेश्चन है।
वो कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं, और अगर अल्फा कार्बन फर्दर 3 कार्बन से अटैच हो तो वो टर्शरी कार्बन होता है, और अगर अल्काइल हैलाइड की बात करते हैं उसको हम टर्शरी अल्काइल हैलाइड बोलेंगे। सो चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर, टर्शरी अल्काइल हैलाइड। क्वेश्चन नंबर 71, मार्क द लीस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल। कॉन्सेप्ट रिवीजन मेरे लेक्चर्स को ध्यान में रखिए, मैंने कहा था फ्री रेडिकल्स और कार्बोकेटाइंस, फ्री रेडिकल्स और कार्बोकेटाइंस इनकी स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी ऑर्डर सेम होता है। हमारे पास टर्शरी कार्बोकेटाइन और टर्शरी फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं क्योंकि स्टेबल होते हैं, और मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी थी आमतौर पे अगर न्यूट्रल कंपाउंड को देखें तो जितना ज्यादा वो स्टेबल होता है उसकी रिएक्टिविटी उतनी कम होती है, बट यहाँ पे आयन या फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि वो जल्दी बन जाएंगे, वो अपना प्रीवियस बॉन्ड आसानी से तोड़ेंगे, वो पहले वाला बॉन्ड जितनी आसानी से तोड़ेंगे उतनी ज्यादा उनकी रिएक्टिविटी होगी। सो यहाँ पे इस तमाम चीजों को भी, रिलेटेड चीजों को भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन कहता है लीस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल, तो भाई हमारे पास टर्शरी सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, फिर सेकेंडरी होते हैं, देन प्राइमरी लीस्ट होते हैं, और अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर। हमारे पास अगर डबल बॉन्ड आ जाए, डबली बॉन्डेड कार्बन पे आ जाए तो लीस्ट स्टेबल इन द सेंस ऑफ द फ्री रेडिकल होता है, फ्री रेडिकल केमिस्ट्री, क्योंकि डबल बॉन्ड में मेरे पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की केमिस्ट्री आती है। सो अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर। ये तमाम बातें हम प्रीवियसली बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर क्वेश्चन नंबर 71 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, क्लोरीनेशन ऑफ द मीथेन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ द डिफ्यूज लाइट, जिसकी बात की डायरेक्ट नहीं, डिफ्यूज लाइट, बाय अ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग चेन प्रोपेगेशन स्टेप। दिस इज एमडी कैट, और मैंने अपने लेक्चर में भी बताया था, पहले टेस्ट में भी डिस्कस किया, अब दोबारा रिवाइज करता हूं। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो क्या हम क्रैम करेंगे, क्या हम मेमोराइज करेंगे? एक ट्रिक बताया था, क्या आप देखेंगे रिएक्शंस को, वो तमाम रिएक्शंस जिसमें रिएक्टेंट साइड पे 2 फ्री रेडिकल्स हों, रिएक्टेंट साइड पे, तो वो टर्मिनेशन स्टेप होता है। वो तमाम रिएक्शंस जिसमें प्रोडक्ट साइड पे 2 फ्री रेडिकल्स हों, वो इनिशिएशन स्टेप होता है। और अगर रिएक्टेंट साइड पे एक रेडिकल, फ्री रेडिकल और एक नॉर्मल मॉलिक्यूल हो तो दैट इज कॉल्ड एज द प्रोपेगेशन स्टेप। उसने मुझसे पूछा है बताओ प्रोपेगेशन स्टेप कौन सा है? अगर मैं अल्फा को देखता हूं तो इनिशिएशन है, मैं बीटा को देखता हूं तो टर्मिनेशन है। चार्ली इज माय आंसर, एक फ्री रेडिकल एक नॉर्मल मॉलिक्यूल है, प्रोपेगेट कर रहा है, रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है। क्लियर है? बहुत अहम पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा। चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर, डेल्टा भी टर्मिनेशन था, सो चार्ली ऑप्शन वाज माय आंसर। क्वेश्चन नंबर 73 डियर स्टूडेंट्स, पेपर आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर इथीन एंड प्रोपेन? इथीन, अल्कीन एंड प्रोपेन, ओके, दे आर बोथ obtained by the dehydration of alcohols। गलत है जी, हमने देखा अल्कीन तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से बनती है, अल्केन्स तो नहीं बनते। बीटा में कहता है दे आर बोथ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, दिस इज माय आंसर, दिस इज करेक्ट फॉर बोथ ऑफ देम। इथीन एंड प्रोपेन बोथ आर ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स, एलिफेटिक हैं, बाकी भी देख लेते हैं। दे आर बोथ न्यूट्रल टू एन इंडिकेटर सोल्यूशन। यहाँ पे प्रॉब्लम है माय डियर स्टूडेंट्स, हिब्रिडाइजेशन, sp2 hybridization, ग्रेटर एस करेक्टर, ग्रेटर आयनिक करेक्टर, डेफिनेटली ऑफ कोर्स एसिडिटी का भी उसके साथ मूवमेंट चलती है। सो ये आंसर नहीं है, दे कैन बोथ आंसर। बाकी तमाम स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं जी, और बीटा ऑप्शन इज माय आंसर, दे आर बोथ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, वेरी सिंपल एंड क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 74। स्टूडेंट्स पेपर आपके सामने है, कहता है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नेगेटिव क्वेश्चन है, ध्यान से आंसर करना है। अल्फा में कहता है प्राइमरी अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोड्यूस कीटोन्स, फॉल्स, ये गलत है। प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज्ड टू जनरेट एल्डिहाइड्स, सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज्ड टू जनरेट कीटोन्स, ठीक है, एंड टर्शियरी अल्कोहल्स डू नॉट ऑक्सीडाइज, रादर दे शो एलिमिनेशन रिएक्शन। पॉपुलर 3 एमसीक्यूज की रिवीजन की है, ध्यान में रखिएगा। सो अल्फा गलत है, बीटा स्टेटमेंट भी गलत है, वो कह रहा है सेकेंडरी अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड टू एल्डिहाइड, बिल्कुल गलत कह रहा है, रिवर्स कर गया है। चार्ली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक कह रहा है, अंडरगो एलिमिनेशन रिएक्शन। सो मेरे पास जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 74 का, दैट इज डेल्टा ऑप्शन। बोथ ए एंड बी आर इनकरेक्ट ऑप्शंस, डेल्टा इज माय आंसर, चार्ली सही थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 डियर स्टूडेंट्स, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अल्फा में कहता है सिस आइसोमर्स आर अनस्टेबल ड्यू टू द स्टेरिक रिपल्शन ऑफ द बल्की ग्रुप्स। अच्छा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को मार्क करना है, कहता है सिस आइसोमर्स आर अनस्टेबल ड्यू टू द स्टेरिक रिपल्शन ऑफ द बल्की ग्रुप, पोलर होते हैं ऑफ कोर्स, सही कह रहे हैं।
बीटा में कहता है ट्रांस आइसोमर्स आर स्टेबल ड्यू टू द बल्की ग्रुप्स अवे फ्रॉम ईच अदर, बैलेंस आ जाता है, सिमेट्री आ जाती है। सही कह रहा है, हमने इनकरेक्ट को देखना है। इंफॉर्मेशन मिल रही है आपके लिए, दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, याद रखिएगा। चार्ली में कहता है सिस ट्रांस आइसोमर्स ऑलवेज हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। ऑफ कोर्स इनकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट होती हैं, दे आर डिफरेंट कंपाउंड्स। डेल्टा में कहता है सिस ट्रांस आइसोमर्स ऑलवेज हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। अब भी मैंने बोला कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल दोनों डिफरेंट होती हैं, ये कह रहा है सेम होती हैं और ये गलत स्टेटमेंट है। सो डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर। उसने पूछा था गलत स्टेटमेंट कौन सी है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर डेल्टा ऑप्शन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 76, a reagent which is deficient in electrons and attacks a region where electron density is high, attacks electrophile attack करते हैं, पॉइंट नोट कीजिएगा, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इलेक्ट्रोफाइलिक रिएजेंट एक्सेप्ट माय डियर स्टूडेंट्स नाइट्रोनियम आयन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, अटैक करता है, इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, चाहिए इलेक्ट्रॉन। क्लोरीनियम आयन भी है, बिल्कुल ठीक है। एसाइलोनियम आयन डेफिनेटली एसाइल ग्रुप ऑफ पॉपुलर आर सी डबल बॉन्ड ओ सी पे पॉजिटिव, फिरियल क्राफ्ट एसाइलेशन को ज़हन में रखिए। Ammonium ion is not an electrophile. Beautiful question this is. Many students are getting confused. Why not? It is positively charged. Yes, but hydrogen H positive was electron deficient. That was very anxious to attack on the electrons. But when it gets the electron from the nitrogen, तो हमारे पास नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पे डोनेट किया है, अमोनियम आयन बना है, नाइट्रोजन का ऑक्टेट तो पूरा है, उसके साथ जो H पॉजिटिव जो कि इलेक्ट्रोफाइल था, अमोनियम आयन बन गया, अब वो एज इलेक्ट्रोफाइल फंक्शन नहीं कर रहा। सो डेल्टा ऑप्शन, अमोनियम आयन इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल, डेल्टा इज माय आंसर। और ये अगर आप लेक्चर्स पे फोकस करें तो मैंने आपको कहा था पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, न्यूट्रल, इलेक्ट्रोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी, उनके साथ उनकी एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ, तमाम ट्रेंड्स जस्टिफाइड हैं, एक्सप्लेन्ड है, उनको ओवरव्यू कर लीजिएगा, साथ मैंने रिवाइज भी कर दिया। सो डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर। क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्लीकेशन ऑफ द क्रैकिंग प्रोसेस। क्रैकिंग को ध्यान में रखिएगा, वो थर्मल, स्टीम एंड ऑफ कोर्स कैटालिटिक। अल्फा में कहता है इट इज यूज्ड टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ द गैसोलीन ओनली, सही कह रहा है। बीटा में कहता है इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द यूजफुल बाय प्रोडक्ट, पेट्रोकेमिकल्स, दोनों ऑप्शंस ठीक हैं। सो चार्ली इज माय आंसर। सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, क्वालिटी एंड क्वांटिटी की भी इंक्रीमेंट का पता होना चाहिए। कैटालिटिक क्रैकिंग क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों के लिए यूज होती है, तमाम रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर रहा हूं। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर स्टूडेंट्स चार्ली है, सिंपल एंड क्लियर। क्वेश्चन नंबर 78, which one of the following is nucleophilic addition reaction mechanism? For you people I am revising, मैंने आपको कहा था जितने भी डबल बॉन्ड अल्कीन्स, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड अल्काइंस, इनमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है। हाँ, कार्बोनाइल कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती है, ठीक है, ये बातें ध्यान में रखिएगा। तो अल्फा में तो वो एडिशन कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। बीटा इज माय आंसर, वेरी सिंपल, विलियम लेपवर्थ का पॉपुलर बेस कैटलाइज्ड एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन साइनाइड इनटू द एल्डिहाइड और कीटोन, इट्स द एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म जो उसने पूछा था। सो बीटा ऑप्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। चार्ली में भी डबल बॉन्ड है, डेल्टा में भी डबल बॉन्ड है, अल्फा में भी डबल बॉन्ड है। तो अगर आपसे एमडीकैट में ये पूछ ले कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड में अगर एडिशन हो रही है और वो कार्बन और कार्बन के दरमियान में है, तो दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म। हाँ, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड जैसे कीटोन्स, जैसे एल्डिहाइड्स, उसमें जो एडिशन हो रही है दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म। सो बीटा ऑप्शन इज माय आंसर, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 79 है, which of the following tests help us to distinguish between methanol and ethanol? The popular question, how can you distinguish between methanol and ethanol? प्राइमरी अल्कोहल्स में सिर्फ एथेनॉल है जिसके अंदर पॉसिबिलिटी होती है कि मिथाइल कीटोनिक ग्रुप बन जाए, वो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है या हैलोफॉर्म टेस्ट देता है। सो आइडोफॉर्म टेस्ट आप यूज कर सकते हैं। ल्यूकास टेस्ट तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में डिस्टिंग्विश करता है, ये तो दोनों प्राइमरी है, फर्क नहीं कर सकेगा। फाइलिंग सोल्यूशन हमारे पास ऑफ कोर्स वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा, कीटोन्स के साथ नहीं करेगा, उसको यूज नहीं करते। ऑफ कोर्स टॉलरेंस एजेंट यानी सिल्वर मिरर टेस्ट, ये भी एल्डिहाइड और कीटोन को डिफरेंशिएट करता है। हमारा जो आंसर उसने मैथनॉल और एथेनॉल का पूछा था, दैट वाज अल्फा ऑप्शन। मैं रिवाइज कर रहा हूं हर ऑप्शन डियर स्टूडेंट्स, फॉर यू पीपल यू मस्ट रिवाइज एंड वर्क ऑन एवरी स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 80,
आइडेंटिफाई द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, अब से थोड़ी देर पहले बोला था कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है और रिएक्टिव है, टर्शरी कार्बोकेटाइन, और उसमें अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर, मोस्ट स्टेबल। और ये मेरा वर्ड बोलने का पर्पस ये था कि एमडीकैट में क्वेश्चन आया हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इज मोस्ट रिएक्टिव, देन यू विल अगेन आंसर द टर्शरी कार्बोकेटाइन। क्लियर है? सो अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर। इसकी जस्टिफिकेशन मैं आपसे थोड़ी देर पहले कर चुका, रिवाइज भी कर दिया। क्वेश्चन नंबर 81, एक स्ट्रक्चर दिया गया है, एडीपिक एसिड मुझे नजर आ रहा है, उसका आईपैक नेम पूछा है, यू विल स्टार्ट नंबरिंग ऑलवेज फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, और अगर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है तो डेफिनेटली किसी एक टर्मिनल से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। हेक्सेन डायोइक एसिड है, 1,6 पोजीशन है, सो अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर। कॉमन नेम एडीपिक एसिड है जिसको हम नाइलॉन 6 में डिटेल में पढ़ चुके हैं। अभी उसका आईपैक नेम हेक्सेन 1,6 डायोइक एसिड, अल्फा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 82, in the presence of the hot alkaline potassium permanganate solution 2-butene will give beta option 2 moles of acetic acid, bond cleavage होती है, इसको मैंने परफॉर्म किया आप लोगों के लिए। मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट बोर्ड में आपको दिखाता हूं जी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप व्हाइट बोर्ड पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 82 मैंने 2-ब्यूटीन का स्ट्रक्चर लिखा है। हॉट अल्कलाइन केमिनोफोर सॉल्यूशन आप यूज कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अल्कीन्स की बॉन्ड क्लीवेज करेगा ऑफ कोर्स, और जहां पे बॉन्ड होगा वहां पे कट लगेगा और वो रेलेवेंट कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब 2-ब्यूटीन में जब ये क्रॉस करते हैं तो 2 कार्बन इधर 2 इधर, और 2 कार्बन का एक ही एसिड बनेगा, उसके 2 मोल एसिटिक एसिड जिसको हम एथेनोइक एसिड कहते हैं। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन दैट वाज, हमारे पास हॉट अल्कलाइन केमिनोफोर सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये अल्कीन्स की बॉन्ड क्लीवेज करके जो रिमेनिंग कार्बन चेन बचती हैं कटने के बाद उनको उनके रेलेवेंट कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कन्वर्ट करता है। सो आपके सामने जस्टिफाई कर दिया बीटा ऑप्शन 2 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड, आईपैक नेम पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 83, अल्काइल ग्रुप्स सब्स्टिट्यूटेड इन द बेंजीन रिंग और ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, अल्काइल चेन वो याद, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर दिस पर्पस। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास अल्काइल चेन जो अगर बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो वो किसकी प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होती है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, अगर आप वीक ऑक्सीडाइजिंग या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे तो रिएक्शन नहीं होगा, एक बात। दूसरी बात, अगर आप वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे वेनेडियम पेंटाऑक्साइड तो फिर बेंजीन रिंग डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर आपने बेंजीन रिंग को रिएक्शन नहीं करवाना लेकिन उसके साथ लगी हुई कोई भी अल्काइल चेन, एक अल्काइल चेन एक COOH में कन्वर्ट होगी, चाहे वो मीथाइल हो चाहे वो डीकाइल हो, आपके पास एक अल्काइल चेन एक COOH में कन्वर्ट होती है इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसने पूछा है अल्फा है केमिनोफोर प्लस dilute H2SO4, बिल्कुल है। dilute नाइट्रिक एसिड इज आल्सो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रेडी होगा। सिल्वर मिरर टेस्ट, इस सिल्वर ये जो आपके पास अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट है चार्ली, ये मेरा आंसर है, ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। बाकी अल्फा बीटा एंड डेल्टा ऑप्शंस तमाम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, ये ऑक्सीडेशन कर देंगे। चार्ली इज माय आंसर, ये अल्काइल चेन को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा क्योंकि ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आई एम रिवाइजिंग एवरीथिंग फॉर यू पीपल, यू मस्ट कीप इन योर माइंड। क्वेश्चन नंबर 84, in which of the following reaction of the alcohols carbon oxygen bond is not broken। याद है ना अल्कोहल्स की रिएक्शन जिसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है, वो चीजें ध्यान में रखिएगा। अगर हम HBr के साथ रिएक्शन करते हैं ऑफ कोर्स कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटता है, अल्काइल ब्रोमाइड बनता है, थायोनाइल क्लोराइड के साथ अल्काइल क्लोराइड बनता है। और माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप एक और रिलेटेड MCQ सुन लें, थायोनाइल क्लोराइड के साथ जब आप किसी भी अल्काइल ऑफ कोर्स अल्कोहल का रिएक्शन करते हैं सिवाय मिथाइल अल्कोहल के, सिवाय मिथाइल अल्कोहल के किसी भी अल्कोहल का रिएक्शन जब थायोनाइल क्लोराइड से करते हैं, यू आर गेटिंग द प्योरेस्ट अल्काइल क्लोराइड्स, क्योंकि HCl गैस बन के उड़ जाता है, साथ में SO2 गैस बन के उड़ जाता है और आपके पास प्रोडक्ट में वो अल्काइल क्लोराइड पड़ा होता है। व्हाई नॉट मिथाइल अल्कोहल, क्योंकि अगर मिथाइल अल्कोहल यूज करेंगे SO2 भी गैस बनेगी, HCl भी गैस बनेगी और मिथाइल क्लोराइड भी गैस बनेगी। दिस इज द वर्स्ट प्रोडक्ट, ये वर्स्ट रिएक्शन होगा। तो ये मैंने अपने लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया, दोबारा रिवाइज किया है, रिलेटेड बात थी। बहरहाल अभी इसमें ये तो आंसर है, रिएक्शन करेगा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटता है। Charlie is my answer, very simple. When you are going to react
an alcohol with any active metal, then oxygen hydrogen bond टूटता है, आपके पास सोडियम उसकी जगह रिप्लेस हो जाती है, साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है. So Charlie option is my answer, worth revision. Next question, question number 85, dear students, which is the last question. Identify the incorrect statement about the monohydric alcohols. Mono mean one, hydric mean hydroxyl group, alcohol एक ऐसी अल्कोहल जिसमें सिर्फ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाया जाए. देखते हैं. अल्फा में कहता है इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखनी है हमने, कहता है 1 प्रोपेनॉल या प्रोपेन 1-ऑल इज क्लासिफाइड एज द प्राइमरी अल्कोहल. सही कह रहा है. 2 प्रोपेनॉल इज क्लासिफाइड एज द सेकेंडरी अल्कोहल. बिल्कुल ठीक कह रहा है. चार्ली 2 मिथाइल प्रोपेन 1-ऑल इज एग्जांपल ऑफ द टर्शियरी अल्कोहल, एंड ये गलत है. सी द व्हाइट बोर्ड, मैंने स्ट्रक्चर बनाया है क्वेश्चन नंबर 85 में. स्ट्रक्चर जो उसने बोला उसको लिखते हैं. ये उसने कहा था 2 मिथाइल प्रोपेन 1-ऑल, मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया 1 2 3, 1 पोजीशन पे ऑल लगा दिया, डेफिनेटली 1-ऑल, और 2 पोजीशन पे मिथाइल लगा दी. अब ये फंक्शनल ग्रुप है ना स्टूडेंट्स, ये किस कार्बन के साथ अटैच है? वो कार्बन यानी अल्फा कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है, वो कार्बन आगे एक दूसरे कार्बन से डायरेक्टली अटैच है. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, इट्स नॉट टर्शियरी अल्कोहल. तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपने कैसे आंसर करना है, स्ट्रक्चर बना के ध्यान से. सो क्वेश्चन नंबर 85, इसका आंसर है चार्ली ऑप्शन. Well, that was all about the today's test. I hope ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इन तमाम इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप के कंपाउंड्स की केमिस्ट्री को आपने एनालाइज किया होगा. जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं आपने रिवाइज किए होंगे, उनकी बेसिस पे आपकी तैयारी बेहतरीन होगी. इंशाल्लाह नेक्स्ट टेस्ट में मुलाकात होती है. तब तक अल्लाह हाफिज.